हेलो एवरीवन, मेरा नाम आलोक है और आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, बिफोर मूविंग ऑन आवर टॉपिक, हम सॉल्यूशन को समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि मिक्सचर क्या होता है। बिकॉज अगर आप मिक्सचर नहीं समझ पाएंगे तो आप सॉल्यूशन को नहीं समझेंगे। तो मिक्सचर क्या होता है हम सिंपल वर्डों में समझेंगे। बेसिकली the intermixing of two or more component is called mixture। मीन्स जब दो या दो से अधिक कंपोनेंट को अपन आपस में इंटरमिक्स कराते हैं तो उससे क्या क्रिएट होता है, मिक्सचर क्रिएट होता है। हम मिक्सचर के टाइप की बात करते हैं। मिक्सचर को हम सिंपली टू टाइप में कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर में कंसंट्रेशन क्या होते हैं, फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं। इन होमोजीनियस मिक्सचर कंसंट्रेशंस आर इन फिक्स्ड पोजीशन और फिक्स्ड। कंसंट्रेशन मिक्सचर में जो हमारा कंसंट्रेशन होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है। एंड हेट्रोजीनियस पोजीशन में क्या होता है, कंसंट्रेशंस आर नॉट फिक्स्ड। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन फिक्स्ड नहीं होते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस। सॉल्यूशन क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर व्हेन टू आर मोर कंपोनेंट मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या हो गया? होमोजेनियस मिक्सचर हो गया। व्हेन टू आर मोर कंपोनेंट, टू और मोर कंपोनेंट मिक्स्ड टुगेदर, कंपोनेंट मिक्स्ड टुगेदर। जब होमोजेनियस मिक्सचर का टू और मोर कंपोनेंट आपस में क्या करेंगे, मिक्स्ड होंगे, तो हमारा क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब इस सॉल्यूशन के डिफिनेशन में हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो समझना है, उसमें समझना है कंपोनेंट। कंपोनेंट है क्या इस सॉल्यूशन में? कंपोनेंट क्या है, इस कंपोनेंट को हम समझेंगे और इस सबसे इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या कह रहा है? टू और मोर कंपोनेंट। क्या टू ही कंपोनेंट होंगे, थ्री कंपोनेंट होंगे, फोर कंपोनेंट होंगे? कंपोनेंट है क्या, इसको समझने से इसको पहले हम समझेंगे। बेसिकली कंपोनेंट इसमें सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट मिक्सर में क्या होगा, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट होगा। सो हम सॉल्यूशन को कह सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। मींस सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट होंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। सो डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूशन को समझने के बाद हम समझने की कोशिश करते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट है क्या। डियर स्टूडेंट, सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये शुगर और साल्ट, ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें सपोज कर लेते हैं हमारे पास पानी, वाटर है, H2O। इसमें हम H2O रखे हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सो सॉल्यूट मींस अगर कोई पूछता है सॉल्यूट क्या है, तो बोलेंगे सॉल्यूट समथिंग विच कैन बी डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मींस जिसको क्या किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। मिक्स किसको किया जा रहा है वाटर में, शुगर और साल्ट को। तो इसमें सॉल्यूट क्या हो गया, शुगर और सॉल्ट हो गया। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज सॉल्यूट, तो बोलेंगे समथिंग विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। मींस जिसको क्या किया जाता है, डिजॉल्व किया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं,
सॉल्यूट बोलते हैं, और जिसमें मिक्स किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो इसमें हमारा जो वाटर है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सो सॉल्यूट क्या होता है, समथिंग विच इज डिजॉल्व इन सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूट। मींस जिसको डिजॉल्व किया जाता है उसको बोलते हैं सॉल्यूट, जिसमें डिजॉल्व किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो सॉल्वेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, समथिंग दैट कैन डिजॉल्व द सॉल्यूट इन इटसेल्फ, जो सॉल्यूट को अपने अंदर क्या कर लेता है, मिक्स कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम इसको समझने के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज को समझते हैं। सॉल्वेंट जो होता है वो फिजिकल स्टेट डिटरमाइन करता है सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट डिटरमाइंस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्वेंट क्या करता है, डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है फिजिकल स्टेट किसका, सॉल्यूशन का। कि मतलब जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, क्या है, उस चीज को कौन डिटरमाइन करता है, सॉल्वेंट डिटरमाइन करता है। सो इसको इसलिए हम समझ रहे हैं कि एमसीक्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो सॉल्वेंट होता है वो क्या डिटरमाइन करता है, फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, गैसियस स्टेट, क्या डिटरमाइन करता है। तो आप सिंपली कहेंगे सॉल्वेंट डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, आप सॉल्यूशन को समझ गए, सॉल्वेंट को समझ गए और सॉल्यूट को समझ गए। अब हम समझेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के क्लासिफिकेशन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट, सॉल्यूशन को भी हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन। सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन के बेस पे हम इसको क्लासिफाई करेंगे, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ओके, सॉल्वेंट को हम फर्दर कई बेस पे हम डिवाइड कर सकते हैं। तो हम पहले सॉल्वेंट को समझने की कोशिश करते हैं, सॉल्वेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सॉल्वेंट ऑन द बेसिस ऑफ, सॉल्वेंट को अगर हम समझेंगे तो इसको हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। सॉल्यूशन को टू बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को फर्दर हम क्लासिफाई कर रहे हैं बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। जब वाटर सॉल्वेंट के रूप में रहेगा, सॉल्वेंट के रूप में प्रेजेंट रहेगा, तो फिर सॉल्यूशन को कैसे क्लासिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज ए सॉल्यूट। इसको हम फर्दर टू कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मींस जिसमें क्या हो, वाटर हो। नॉन एक्वस सॉल्यूशन मींस जिसमें वाटर नहीं हो। एक्वस जिस भी रिएक्शन में, जिस भी जगह आपको एक्वस दिखता है उसका मतलब होता है वाटर। नॉन एक्वस जिसमें वाटर ना हो। एक्वस के एग्जांपल ले लेते हैं, इंटरमिक्सिंग ऑफ शुगर एंड वाटर, इंटरमिक्सिंग ऑफ साल्ट एंड वाटर, ये क्या हो गया, एक्वस सॉल्यूशन। नॉन एक्वस सॉल्यूशन एग्जांपल एल्कोहल हो गया, आपका ऑयल हो गया, etc हो गया। अब हम सॉल्वेंट को ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट समझ गए। अब हम लोग समझेंगे बेसिस ऑफ अमाउंट एज ए सॉल्वेंट। बेसिस ऑन द बेस ऑफ अमाउंट एज ए
सॉल्वेंट, अमाउंट के बेस पे सॉल्वेंट को हम लोग अब इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये 3 बीकर्स है, हमारे पास 3 बीकर्स हैं, सबका साइज सेम है, इसमें सेम बना नहीं, लेकिन सबका साइज सपोज करेंगे सबकी साइज सेम है और सब में वाटर सेम साइज में भरा हुआ है। ये हमारा सॉल्यूट है, सॉल्यूट है, ये बी एंड सी। डियर स्टूडेंट, इसमें हमें दिख रहा है जो हमारा ये वाटर है, इसमें ये क्या अभी हम लोगों ने समझा है क्या हो गया, सॉल्वेंट, और ये जो दिख रहा है ये क्या है, सॉल्यूट है, क्या है, सॉल्यूट है। सो डियर स्टूडेंट, बेसिस ऑफ अमाउंट एज ए सॉल्वेंट, इसके बेस पे हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, अधिक है, सॉल्यूट क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है, जो सॉल्वेंट हो, जो सॉल्यूट होता है वो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, एंड जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई अमाउंट में होता है। तो अगर आपसे पूछता है व्हाट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो आप सिंपल वर्ड में कहेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या हो, लेस अमाउंट में हो, और सॉल्वेंट क्या हो, लार्ज अमाउंट में हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां हम लोग देखेंगे कि ये हमारा सॉल्यूट है और बाकी ये क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। हमें दिख रहा है कि इस फिगर में हमको दिख रहा है कि हमारे पास इस बार सॉल्यूट क्या है, अधिक है, एंड सॉल्वेंट क्या है, कम है। सो डियर स्टूडेंट, अगर हमारे पास सॉल्यूट क्या है, अधिक है, लार्ज अमाउंट में है, सॉल्यूशन सॉल्यूट हमारे पास लार्ज अमाउंट में है, सॉल्वेंट हमारे पास लेस अमाउंट में है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट क्या हो, लार्ज अमाउंट में हो, एंड सॉल्वेंट क्या हो, लेस अमाउंट में हो, उसको क्या बोलते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। तो इससे हमको क्या समझ में आ रहा है इन तीनों फिगर को देखने से, लेस सॉल्यूट मोर सॉल्वेंट, मोर सॉल्यूट लेस सॉल्वेंट, मींस solute is directly indirectly proportional to solvent। एक चीज हमको क्या समझ में आ गया, solute is indirectly proportional to solvent। अगर solute हमारा कम होगा तो solvent क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर solvent अधिक होगा तो solute क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। solute is indirectly proportional to solvent, मतलब सॉल्यूट कम, सॉल्वेंट अधिक, सॉल्वेंट अधिक तो सॉल्यूट कम। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन हमको समझ में आ गया कि लेस सॉल्यूट, लार्ज नंबर ऑफ या मोर सॉल्वेंट होंगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, अगर कोई पूछता है व्हाट इज कंसंट्रेशन सॉल्यूशन, तो आप सिंपली कहेंगे ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन लार्ज नंबर में हो एंड सॉल्वेंट क्या हो, लेस नंबर में हो, लेस वैल्यू में हो, उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। एंड इसको एग्जाम्पल, इस फॉर्मूले को हमेशा याद रखेंगे, कई बार हमको चीजें भूलती हैं, अगर ये आपको पता है, आपको याद है, तो आप इसको बहुत आसानी से कनेक्ट कर लेंगे। सॉल्यूट इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेंट, मींस अगर सॉल्यूट क्या है, कम है, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट क्या है, लेस अमाउंट में है, तो सॉल्यूट क्या हो जाएगा, लार्ज अमाउंट में हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का देख लिए, अब हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट के बेस पे हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो सॉल्यूट के बेस, सॉल्वेंट के बेस पे हमने देख लिया, क्या क्या देख लिया क्लासिफिकेशन सॉल्यूशन का,
एक्वस सॉल्यूशन हमने देखा नॉन एक्वस सॉल्यूशन हमने देखा, डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने देखा, एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो सॉल्वेंट के बेस पे एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हमने देख लिया। अब देखते हैं हम लोग सॉल्यूट के बेस पे सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन कैसे होता है। इसको हम देखते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऑन द बेसिस ऑफ amount as a solute, on the basis of amount as a solute। सॉल्यूट के अमाउंट के बेस पे हम सॉल्यूशन को क्लासिफाई करेंगे। तो इसको हम फर्दर 3 टाइप पे क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, unsaturated solution and super saturated solution। saturated solution, unsaturated solution and super saturated solution। Okay dear student, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूट के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब सोल्यूट के अमाउंट के बेस पे हम लोग सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मींस उस सॉल्यूशन में कुछ चीजें अब इंटरमिक्स करने की नीड नहीं है, मतलब उसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या है, ये जितनी उसकी नीड है उतने हो चुके हैं। तो हम लोग सैचुरेटेड सॉल्यूशन को क्या बोल सकते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कह सकते हैं नो मोर solute can be added, मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और सोल्यूट को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, मतलब वो जितना सोल्यूट चाहिए उतना सोल्यूट उसमें मिल चुका है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में मीन्स होता है कि कोई एक कंपोनेंट कम है या फिर अधिक है। सपोज अगर सॉल्यूट कम है तो सॉल्वेंट अधिक होगा, सॉल्वेंट कम है तो सॉल्यूट अधिक होगा, तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन मीन समथिंग इन विच सॉल्वेंट और सॉल्यूट कैन बी एडेड, इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब हम लोग समझेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, सपोज करते हैं कि हमारे पास नॉर्मल टेम्परेचर पे हमारे पास कोई कंपोनेंट है एक्स एंड वाई, या फिर सॉल्यूशन है, इसको सॉल्यूशन सपोज करेंगे, एक्स एंड वाई है। अगर हमने इसका टेम्परेचर क्या कर दिया, बढ़ा दिया, इंप्रूव कर दिया, तो हमारा जो सॉल्यूशन है कंपोनेंट है वो क्या हो गया, एक्स वाई है। अब इसके जस्ट अपोजिट केस में अगर हम टेम्परेचर को लो करते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो अगर हमारा कंपोनेंट सेम रह जाता है तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे, मतलब सॉल्यूट क्या हो चुका है, बढ़ चुका है, तो इसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट, ये सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन किसके बेस पे हो गया, सॉल्यूट के बेस पे हो गया। अब एक बेस पे हम और देखते हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड, number of on the basis of number of solute
मीन्स सॉल्यूट के नंबर के बेस पे सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो इसको हम सिंपली समझेंगे, इसको हम सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नंबर के बेस पे हम लोग सॉल्यूशन को कितनी कैटेगरी, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पे, अगर हम सॉल्यूट को 1 ले लेते हैं, सॉल्वेंट को भी 1 ले लेते हैं, तो 1 and 1 2 हो गए, मतलब 1 and 1, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मींस जब सॉल्यूट भी एक होगा, सॉल्वेंट भी एक होगा, तो इसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। अगर हम सॉल्यूट को 2 ले लें, सॉल्यूट 2 ले लें, सॉल्वेंट 1 ले लें, तो हमारा जो सॉल्वेंट होगा 2 + 1 क्या हो गया 3, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइमरी सॉल्यूशन। ट्राइमरी सॉल्यूशन। अब अगर हम सॉल्यूट को 3 ले लें, सॉल्वेंट को 1 ले लें, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, ऐसे जैसे इसके नंबर बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे हमारा बाइनरी, टर्शियरी, ट्राइनरी, क्वाटरनरी, ऐसे हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूट के नेम बढ़ते हुए चले जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के बेस पे हमने क्या किया, डिवाइड किया फर्दर 2 कैटेगरी में, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट। जब वाटर एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम करेगा तो उसको कहेंगे एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन। और ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में डिवाइड कर सकते हैं। सॉल्यूट के बेस पे, अमाउंट के बेस पे हम सॉल्यूट को सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कैटेगराइज कर सकते हैं। सॉल्यूट के नंबर के बेस पे हम बाइनरी सॉल्यूशन, ट्राइनरी सॉल्यूशन एंड क्वाटरनरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन फर्दर हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम सॉल्यूट को समझ गए, सॉल्वेंट को समझ गए, सॉल्यूशन को समझ गए, इसके क्लासिफिकेशन को समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन नहीं, कंसंट्रेशन क्या होता है, और फर्दर हम समझेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। कंसंट्रेशन टर्म के बारे में हम समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो आप सिंपली कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मींस 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा वही क्या कहलाएगा, कंसंट्रेशन कहलाएगा। सो बेसिकली कंसंट्रेशन क्या हो गया, द अमाउंट ऑफ solute present in 1 liter of solvent और solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो हमारा सोल्यूट होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। तो सिंपली अगर कोई पूछता है व्हाट इज कंसंट्रेशन, तो आप कहेंगे द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय C और S। यस, कंसंट्रेशन को हम C और S से क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन क्या होगा, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इसका कंसंट्रेशन। इसको रिप्रेजेंट किससे करें, C एंड S से। अब हम फर्दर कंसंट्रेशन टर्म को समझेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स, डियर स्टूडेंट, कंसंट्रेशन टर्म्स को भी हम फर्दर 2 कैटेगरी में समझ सकते हैं। एक तो कंसंट्रेशन होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
टेम्परेचर डिपेंड एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट के बेस पे हम कंसंट्रेशन को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर। सो हम इसको क्लासीफाई करते हैं। पहले हम मोल्स के बेस पे, फिर वॉल्यूम के बेस पे। उसमें हम देख लेंगे कौन टेम्परेचर की कैटेगरी, टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, कौन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा। तो हम यहाँ मोल्स रिलेटेड कंसंट्रेशंस एंड वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मोल्स रिलेटेड कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन। अब हम इसमें समझेंगे कि कौन सा कंसंट्रेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है एंड कौन सा टेम्परेचर कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट होता है। सो डियर स्टूडेंट, जो हमारा वॉल्यूम होता है ये कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मींस वॉल्यूम जो होता है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल मोलरिटी, मोलरिटी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है, इसको आप समझेंगे। ये एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है, आपको दे दिया जाएगा, टर्म्स दे दिए जाएंगे और आपसे पूछेंगे कि आप इसको बताओ कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो मोलरिटी हमारा क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मास अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। मोल रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होते हैं ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। मोल रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होते हैं वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। और इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आता मोलरिटी, मोलरिटी नहीं, मोलरिटी को कैपिटल एम से और मोलरिटी, मोलरिटी, मोलरिटी को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इसमें मोल आता है, इसमें क्या आता है, मोल भी आता है, मोल फ्रैक्शन भी आता है। इसको क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन भी आता है। सो कंसंट्रेशन टर्म्स को हम फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मोल्स रिलेटेड कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन। वॉल्यूम रिलेटेड जो कंसंट्रेशन होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, मींस टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। इसमें मोलरिटी, नॉर्मेलिटी, मास बाय वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट आता है। मोल्स रिलेटेड कंसंट्रेशंस क्या होते हैं, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। इसमें मोलरिटी नहीं, मोलैलिटी आता है, इसमें मोल्स आते हैं, मोल फ्रैक्शन आता है। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम कंसंट्रेशन टर्म को समझ गए, तो अब हम कंसंट्रेशन टर्म से एक एक टॉपिक को उठा के हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपका मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, इन चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं मास परसेंटेज क्या होता है। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज मास परसेंटेज, अब हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, सो मास परसेंटेज अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपली कहेंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। क्या होता है मास परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज निकालना है इसलिए 100 से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास इनटू सॉल्यूशन इनटू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा क्या हो गया, मास परसेंटेज हो गया। मतलब मास परसेंटेज निकालने के लिए आपको न्यूमेरिकल में अगर दिया रहेगा कि सॉल्यूट का मास इतना है, सॉल्यूशन का टोटल मास इतना है, तो आप
मास परसेंटेज बताओ। ओके डियर स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल को हम समझते हैं। अगर आपके न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में दिया हुआ 5m/m%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो 5 हमारा जो 5m/m% का मतलब 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर दिया है कि 5m/m%, इसका मतलब 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, इस मास परसेंटेज को हम m/m% भी कहते हैं, मतलब मास अपॉन मास परसेंटेज। इसको W/W परसेंटेज भी कहते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज भी कहते हैं, इसको वेट परसेंट भी कहते हैं। सो अगर कहीं लिखा है न्यूमेरिकल में कि 5m/m%, इसका मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम ऑफ, इसका मतलब क्या हो गया? जो लेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट होगा, और जो अधिक होगा वो क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। तो लेस अमाउंट में 5 है तो इसका कहेंगे 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में दिया है 5W/W%, इसका मतलब क्या है? 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इन 100, वेट किस में करते हैं? वेट ग्राम में करते हैं, तो 100 ग्राम या 100 ml लेंगे, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट, अब इसके बेस पे हम एक न्यूमेरिकल को समझेंगे। एक न्यूमेरिकल हम इस बेस पे, इस फार्मूले पे एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, अगर आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है, आपसे बोला जाता है कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, और इस सॉल्यूशन में बेंजीन है, बेंजीन में C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो बेंजीन है C6H6, इसका जो मास है वो 22 ग्राम है, एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास 122 ग्राम है। तो आप क्लोरीन का बेंजीन का और कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज अलग अलग निकालो। इस सॉल्यूशन में जो बेंजीन का वेट दिया है, मास दिया क्या दिया है? 22 ग्राम, कार्बन टेट्राक्लोराइड का 122 ग्राम, और क्या बोल रहा है आपसे? कह रहा है कि दोनों का मास परसेंटेज आप निकालिए। तो ये स्टूडेंट, अभी हमने देखा मास परसेंटेज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो हम पहले बेंजीन का अगर देखें, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन इज इक्वल टू सॉल्यूट। हम किसका निकालने जा रहे हैं? किसका पूछ रहे हैं हमसे? पहले बेंजीन का। तो जिसका पूछेगा क्वेश्चन में वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा। तो बेंजीन हमारा इस पे क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट की जगह क्या हो जाएगा? बेंजीन अपॉन टोटल मास। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हमारी इस बीकर में टोटल सॉल्यूशन क्या है? बेंजीन है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड है। तो टोटल सॉल्यूशन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, मास ऑफ CCl4 प्लस मास ऑफ बेंजीन। डियर स्टूडेंट, मास ऑफ बेंजीन कितना दिया है? 22 अपॉन मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 ग्राम, इंटू यहाँ 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज निकालना है, प्लस मास ऑफ बेंजीन कितना दिया? 22। ये आ जाएगा इंटू 100, ये आ जाएगा आपका 144 इंटू 100। इसको हम अगर 15 ये आ जाएगा हमारा 15.23% आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर, तो हमारा क्या आ जाएगा? 15.23%। ये हमारा आ जाएगा। इस तरह से हम मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो हम मास परसेंटेज बेंजीन का हमने निकाल लिया। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास परसेंटेज आपसे निकालने के लिए कहेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें बस सिंपल। अब इस बार हमारे पास सॉल्यूट क्या हो जाएगा? इस बार हमारा सॉल्यूट हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड
सॉल्यूट क्या हो गया इस बार हमारा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका मास कितना दिया है 122। सॉल्व इस बार टोटल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ बेंजीन में C6H6 कितना दिया है 22 प्लस मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 का मास हमको कितना दिया 122 इंटू 100। ये हम निकाल रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। सो 122 अपॉन 22 प्लस 122 144 इंटू 100। सो इसको सॉल्व हम करते हैं फर्दर तो आएगा 84.7 समथिंग परसेंटेज में आएगा। सो ये हमारा हो गया मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके डियर स्टूडेंट, अब मास परसेंटेज को इस फार्मूले को आप याद करेंगे और इस फार्मूले से आप किसी भी सॉल्यूट का आप मास परसेंटेज, वेट परसेंटेज, W बाई W परसेंट, मास बाई मास परसेंटेज आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब डियर स्टूडेंट, मास परसेंटेज को समझने के बाद अब हम आते हैं वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। जिस तरह से हमने मास परसेंटेज को समझा वैसे ही हम वॉल्यूम परसेंटेज को भी समझेंगे क्या होता है वॉल्यूम परसेंटेज। सो वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ टोटल सॉल्यूशन इनटू 100। मीन्स अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 कर दें। इस फार्मूले पे हम रखेंगे, हमारा क्या आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसको हम V बाई V परसेंट भी कह सकते हैं, मतलब वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज भी इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अगर डियर स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में दिया है 5 V बाई V परसेंट, तो इसका मतलब क्या है 5 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन अगर ऐसे न्यूमेरिकल में आपको दिया है। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग समझेंगे मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोल फ्रैक्शन को हम समझेंगे। एक छोटा सा टॉपिक है, उस पर हम उसको फार्मूला डिराइव कर लेंगे। सो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को 40 से प्रदर्शित रिप्रेजेंट करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन अगर आपसे कोई पूछता है तो आप सिंपल बोलेंगे नंबर ऑफ मोल इन कंपोनेंट, क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोल परसेंटेज बोला, मोल फ्रैक्शन बोला है तो हम क्या लेंगे नंबर ऑफ मोल को लेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ all the component, total number of moles of all the component। इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। सो मोल फ्रैक्शन अगर आपसे कोई पूछता है क्या होता है तो कहेंगे मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, इसका ये कहना क्या चाहता है। सपोज ये हमारे पास एक बीकर है, इसमें हमारे पास सॉल्यूशन है और इसमें हम सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है, एक हमारे पास सॉल्वेंट ए है, एक सॉल्वेंट हमारे पास बी है। या फिर इसको हम मोल फ्रैक्शन समझे तो इसको मोल्स के रूप में ले लेते हैं। हमारे पास कोई एक बीकर है, इसमें
कुछ सब्सटेंस रखे हुए हैं जिसको हम दो सब्सटेंस सपोज कर लेते हैं, एक को ए मान लेते हैं, एक को सपोज कर लेते हैं बी है। सो अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन अगर हम निकालेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी तो ए का अगर हम मोल फ्रैक्शन लिखाएंगे तो फार्मूला क्या करें, नंबर ऑफ मोल ऑफ द कंपोनेंट। हम किसका मोल फ्रैक्शन निकालने जा रहे हैं अभी, ए का। तो नंबर ऑफ कंपोनेंट हमारे पास क्या है, ए है, तो हमारा क्या हो जाएगा एन ए, एन मीन्स नंबर ऑफ, किसकी बात कर रहे हैं, ए का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑल द कंपोनेंट। ऑल द कंपोनेंट हमारे पास कितना है, ए एंड बी, मीन्स एन ए प्लस एन बी। इसको इक्वेशन हम मान लेते हैं 1, फार्मूला हम डिराइव करते हैं इससे। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इस बार हमारे पास नंबर ऑफ मोल कंपोनेंट मतलब ऊपर क्या चला जाएगा, हमारा बी चला जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, मतलब नंबर ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ ए प्लस बी कंपोनेंट। हियर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी में नंबर ऑफ बी मोल अपॉन मोल्स ऑफ ए प्लस बी। इसको अगर इक्वेशन सेकंड में मान हम सपोज कर ले, तो अगर हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करते हैं, ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, then means then means mole fraction of A plus mole fraction of B is equal to, इस फार्मूले में इसको हम सॉल्व करेंगे फर्दर। सो मोल फ्रैक्शन ऑफ A is equal to Na upon Na plus Nb, means mole fraction of A upon mole fraction of A plus B plus मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। सो डियर स्टूडेंट, ये हमारा हो गया मोल फ्रैक्शन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, अब हम अपने और सारे जो भी हमारे टॉपिक छूट रहे हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इन टॉपिक्स में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डील कर लेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।